नमस्कार छात्रों। कल हम लोगों ने इस टॉपिक में चंद्रमा के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इसमें तारामंडल के बारे में। ठीक है। अब देखिए, तारामंडल क्या है कि जो तारों के समूह हैं, आकाश के अंदर जो तारों के समूह होते हैं, जो पहचाने जाने योग्य हो, यानी उनके वो आपको एक विशिष्ट पैटर्न के अंदर, एक विशिष्ट आकृति के अंदर दिखाई देंगे, जिसमें 5, 7, 10 तारे हैं और तारे जो है वो मिलकर एक विशिष्ट समूह का निर्माण कर रहे हैं, एक आकृति का निर्माण कर रहे हैं विशिष्ट प्रकार की, जिसके द्वारा हम उसको पहचान सकते हैं कि ये तारामंडल है। तो इस प्रकार के जो समूह है उनको क्या बोला जाता है? तारामंडल। ठीक है। अब तारामंडलों की जो आकृतियां थी वो कई परिचित वस्तुओं के समान थी। हम कहते हैं कि कुछ आकृतियां जो होती है वो किसी जानवर की तरह लग रही है, कोई किसी लेडीज की तरह लग रही है, ठीक है, कोई जो है सिपाही की तरह लग रही है। तो इस प्रकार की आकृतियों के द्वारा उन तारामंडलों को क्या पहचाना जाता है, और वे आपको एक निश्चित स्थान पर ही वहां पर दिखाई देंगे और उनका कुछ न कुछ एक विशेष नाम उस तारामंडल को दे दिया गया। जैसे देखिए, जैसे ये देखिए, आपको कुछ चित्र के अंदर तारामंडल दिए हुए हैं, जिसमें ये पहला जो है वो है ग्रेट बियर। कौन सा है? ग्रेट बियर। आप इसकी आकृति देखेंगे तो एकदम ये कलछी के समान ही दिख रही है। ये जो आपको दिख रहा है डार्क कलर के अंदर, ये वाली आकृति। ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 जो ये तारों का समूह है। इसके बाद में एक आपको देखिए ओरायन है। तो ओरायन के अंदर एक किसी जो सिपाही है, जो सैनिक है, लड़ता हुआ शिकारी बोल रहे हैं आप, उस तरह का जो एक आकृति इसके अंदर दिखाई दे रही है। ठीक है। कैसोपिया है, लियो मेजर है, जो इसकी आकृति बिल्कुल किसी एक लॉयन की तरह है। तो ये इस तरीके से तारामंडल है। इसमें से जो सर्वविख्यात तारामंडल जो है उसको अपन लोग बोलते हैं सप्तऋषि मंडल। ये आपने सुना भी होगा, जिसमें 7 तारों का समूह है और ये गर्मियों के प्रथम पहर में, रात्रि के प्रथम पहर में अपन को दिखता है। प्रथम पहर मतलब ये समझ लीजिए कि 9 बजे के आसपास, 8:30, 9 बजे के आसपास ये अपन को दिखाई देता है। इसके अलावा इस तारामंडल को, ये जो सप्तऋषि मंडल है, इसको एक नाम दिया गया, बिग डीप पर भी बोला जाता है, ग्रेट बियर। ये जो आपको दिख रहा है बिल्कुल एक जैसे कलछी या कोई चम्मच जो होता है ना, उसकी तरह की शेप है इसमें। और इसके अंदर कितने तारे हैं? 7 तारे। 1, 2, 3 और 4। मतलब इसकी जो ये कलछी का आप हैंडल मान लो, इसको अंदर 4 तारे हैं और बाकी के आप, सॉरी, 3 तारे। और ये जो आपका चम्मच जो जैसे नहीं होता है, उस चम्मच का जो ये खाने वाला भाग है, इसके अंदर 4 तारे हैं। ठीक है। तो ये देखिए, तारे में 7 सुस्पष्ट तारे होते हैं और ये बड़ी कलछी अथवा प्रश्न चिन्ह जैसा एक इसका प्रतीत होता है, और इसके हत्थे में 3 और कटोरी में 4 तारे हैं। ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। आपको तारामंडलों के नाम जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सप्तऋषि मंडल को और किस नाम से जाना जाता है, इसकी आकृति किस प्रकार की होती है। ठीक है। आपको उदाहरण पूछ सकते हैं कि किन्हीं 3 जो है तारामंडलों के आप नाम बताइए, तो आपको इनके नाम जो है वो याद रखने। अब देखिए, ये जो सप्तऋषि मंडल है जो है, इसके अंदर इनके तारों के जो नाम है वो जो पुराने हमारे ऋषि थे उसी के आधार पर दिए गए हैं। जैसे मरीचि है, वशिष्ठ है, श्रृंगऋषि है, अत्रि है, पुलत्स्य है, पुलह है, ऋतु है। इस प्रकार से ये इनके नाम दिए गए, और ये कुछ इंग्लिश में नाम दिए गए हैं, जैसे अलकारद, मिसार, अलियोथ, मैग्रेज। ये अलग अलग भाषाओं के अंदर इनके नाम दिए हुए। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर प्रेक्षण करेंगे कि अगर हम रात के अंदर देखते हैं, क्या आप इसकी आकृति में कोई परिवर्तन देखते हैं? अगर हम रात को इसको प्रेक्षण करें तारामंडलों को, तो इनकी आकृति में कोई बदलाव नहीं होता है। अगर आप नेक्स्ट डे भी, दूसरे दिन भी देखेंगे तो ये इसी प्रकार की आकृति में अपन को दिखेंगे। और अपन को ये भी पता लगाना है कि भाई जब प्रेक्षण करते हैं तो अपन देखते हैं कि आकृति तो इसकी समान रहती है, और जितने भी तारामंडल होते हैं ये सब पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। मतलब थोड़ी देर बाद में आप देखेंगे, जैसे घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे बाद आप देखेंगे तो वही तारामंडल का समूह आपको पूर्व से पश्चिम की तरफ, अपनी जगह से, स्थान से पूर्व से पश्चिम की ओर ये गति करता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है। वो उसका कारण क्या है? क्योंकि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर गति कर रही है। अब देखिए, अब हमें इस
जो सप्तऋषि मंडल है, इससे हम लोग ध्रुव तारे की पहचान अगर हमें करनी है तो हमें इस सप्तऋषि मंडल को देखना पड़ेगा। और इसको देखने के लिए देखिए क्या करना है हम लोगों को, रात्रि के लगभग 9 बजे के आसपास जब चंद्रमा नहीं हो तो आकाश के उत्तरी भाग में, कहाँ पर, उत्तरी भाग में हम सप्तऋषि को पहचाने तो आपको इस तरह के सप्तऋषि मंडल दिखेंगे। और ये जो इसका सप्तऋषि मंडल, 2 सप्तऋषि मंडल के जो तारे हैं, इनको बिल्कुल ये जो सीधी मिलाने वाली रेखा है, इसके बीचों बीच भाग में अपन को जो तारा दिखाई देगा, ये तारा कौन सा है, ये तारा कहलाएगा ध्रुव तारा। कौन सा कहलाएगा, क्योंकि ये सप्तऋषि जो मंडल होते हैं वे क्या करते हैं, इस ध्रुव तारे के चारों ओर ही क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। और ये देखिए, ये यहाँ पर आपको ये ध्रुव तारा बताया हुआ है, और ये यहाँ पर ये जो इसके तारे हैं, 1 2 और 3, ये जो तारे हैं, तो इस तारे के और इस तारे के बिल्कुल सीध के अंदर ये ध्रुव तारा अपन को यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, ये देखिए, ये इसको और इसको आप मिलाइए यहाँ पर, एक इस तरीके से, ये यहाँ पर ये मिल गया 1, ये 2, ये 3 और ये 4, और ये यहाँ पर जो है इसके बिल्कुल सीध के अंदर आपको ये ध्रुव तारा यहाँ पर दिखाई देगा। इस तरीके से हम लोग स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। ध्रुव तारे को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध से नहीं देख सकते। उसका कारण क्या है कि जैसे आप ये मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के आपने पढ़े होंगे कि 2 गोलार्ध होते हैं। अगर ये जो ऊपर वाला भाग है ये कौन सा, नॉर्थ है, और इधर वाला जो भाग है वो कौन सा है, साउथ है। अब चूंकि उत्तरी गोलार्ध से अपन देख सकते हैं, क्योंकि ये जो ध्रुव तारा है वो यहाँ पर है, जो आपके उत्तरी गोलार्ध है यहाँ पर स्थित है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है तो आपको ये नहीं दिखाई देगा यहाँ से, ठीक है ना, क्योंकि वो दक्षिणी गोलार्ध को देखेगा तो उसको ये जो ध्रुव तारा है वहां से नहीं दिखाई देगा। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा तारामंडल है वो है ओरायन। कौन सा है, ओरायन तारामंडल। ये देखिए यहाँ पर अभी आपको बताएंगे, इस आकाश में भी ये भव्य तारामंडलों में गिना जाता है, और इसके अंदर 7 या 8 चमकीले तारे होते हैं, और इसकी जो आकृति होती है वो किसकी तरह होती है, शिकारी की तरह। देखिए इसके अंदर ये जैसे ये है, ये वाली जो आकृति, इसकी आकृति बिल्कुल कैसी है, एक शिकारी की तरह है। और इसके बेल्ट के अंदर, ये शिकारी का जो जैसे वेशभूषा आपको दिखाई दे रही है, इसकी बेल्ट के अंदर कितने तारे हैं, 3 तारे। ठीक है, अब देखिए आकाश में सबसे अधिक जो चमकीला तारा है वो है सीरियस। कौन सा तारा है, जिसको लुब्धक नाम भी बोलते हैं। ये बिल्कुल ओरायन के निकट है, और इसका जो ये बेल्ट है इसके जस्ट सीध के अंदर आप देखेंगे तो ये जो तारा है, स्टार जो है, सीरियस वाला तारा अपन को दिखाई देगा। तो आपको ये नाम याद रखना है कि आकाश के अंदर जो सबसे चमकीला तारा है उसका नाम क्या है, सीरियस। ठीक है, अब देखिए आकाश में एक अन्य तारामंडल है कैसोपिया। ये सर्दियों में रात्रि के प्रथम पहर में दिखाई देता है, और अंग्रेजी के W अथवा M के बिगड़े या विकृत रूप में दिखाई देता है। आपको कैसोपिया के बारे में मैंने पहले बताया था, ऊपर की तरफ आप बुक में देखेंगे जहां पर तारामंडल दिए हुए हैं, ये देखिए, ये जो है इस तरीके से कैसोपिया है, जैसे कोई लेडीज बैठी है और इस तरीके से बिगड़ा हुआ M या W की शेप का ही है, इसको कैसोपिया नाम दिया गया। ये भी एक तारामंडल है। तो आपको तारामंडल के जो उदाहरण है, कौन कौन से तारामंडल है वो आपको याद रखने हैं। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं सौर परिवार के बारे में। ठीक है, सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो सौर परिवार सूर्य और उसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड मिलकर क्या बनाते हैं, सौर परिवार बनाते हैं। ये याद रखने आपको परिभाषाएं कि सौर परिवार क्या है। तो सौर परिवार क्या है, सूर्य और उसके चारों ओर जो परिक्रमा करने वाले पिंड हैं वे सब क्या कहलाते हैं, मिलकर सौर परिवार बनाते हैं। इसमें कौन कौन आता है, इसमें सारे भी ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, ये सब सूर्य तथा इन पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पिंड सभी जो है सूर्य की क्या करते हैं, परिक्रमा। इस तरीके से पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है, और यह सौर परिवार की एक सदस्य है। हमारी जो पृथ्वी है ये भी एक ग्रह है, और ग्रह किसे कहते हैं, जो सूर्य के चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्र लगाते हैं। और इसी तरीके से कितने ग्रह हैं, 7 ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, और दूरी के अनुसार इनके क्रम आपको याद होने चाहिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रह। तो सबसे पास में जो ग्रह है वो कौन सा है, बुध।
कौन सा है? बुध। और सबसे दूर का जो ग्रह है वो है नेपच्यून। कौन सा ग्रह है? नेपच्यून। तो ये आपको दूरी के आधार पे जो क्रम है वो आपको आना चाहिए। अब आगे देखिए, जो जो भी चीजें मैं नोट कर रही हूँ वो आप अपने बुक के अंदर नोट करते जाइएगा। ये आपको सौर परिवार का एक चित्र दिया हुआ है, इसमें आप बड़े ध्यान से देखिए कि जितने भी ग्रह है वो अपने अक्ष के ऊपर, देखिए सबकी जो अक्ष है, ये जो आपको लाइनें दिख रही है वो लाइनें सबकी अलग अलग है, और सभी ग्रह जो है वो अपने अक्ष के ऊपर क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है। जितने ग्रह से सूर्य से उनकी दूरी बढ़ती है वैसे ही उनका जो परिक्रमा का जो पथ है वो भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है ना, लंबा होगा, उसको उतना ही सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में उतना ज्यादा समय लगेगा। जबकि सबसे कम अगर आप समय देखेंगे तो किसको लग रहा है? बुध को, क्योंकि बुध जो है वो सबसे क्या है? निकट है। ठीक है। अब देखिए, सौर सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? 9 ग्रह हैं। ठीक है। अब देखिए, एक चीज और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि 2006 तक सौर परिवार में 9 ग्रह माने जाते थे, लेकिन प्लूटो परिवार का सूर्य से दूरतम ग्रह था। ठीक है। और 2006 में ग्रह की नई परिभाषा के अनुसार प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी में नहीं रखा गया है और ये सौर परिवार का ग्रह नहीं है। ये क्यों नहीं है? ये आपको नेट से सर्च करना है, इसको प्लूटो को जो सौर परिवार से क्यों हटाया गया। ठीक है। इसके क्या कारण रहे हैं? अब इस ग्रह को अब क्षुद्र ग्रह, छोटे ग्रह के रूप में माना जाता है। अब देखिए, कुछ सदस्यों के बारे में आप पढ़ेंगे सौर परिवार की। सबसे पहले अपन बात करते हैं सूर्य की। तो सूर्य जो है वो एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा। और ये विशाल मात्रा के अंदर ऊष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। इसके अंदर नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, जिसके कारण अनवरत इसके अंदर ऊर्जा और प्रकाश उत्सर्जित होते हैं, और इसी ऊर्जा और प्रकाश के कारण आज हमारी जो पूरी पृथ्वी है उसके ऊपर प्रकाशमान है। ठीक है। हम जितना भी देख पाते हैं और जो अस्तित्व है हम सबका वो इस सूर्य के प्रकाश के कारण है। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद में आते हैं ग्रह। ग्रह तारों की भांति होते हैं। अब ग्रह और तारों में क्या फर्क है? दोनों ही आकाश में आपको दिखाई देंगे। तो ये याद रखना कि जो तारे होते हैं उनका स्वयं का प्रकाश होता है, तारों का स्वयं का प्रकाश होता है, इसलिए वे क्या होते हैं? टिमटिमाते हैं। ठीक है। जबकि ग्रह जो है वे क्या करते हैं कि जो सूर्य का, उनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, जो सूर्य का प्रकाश उनके ऊपर पड़ता है उसी के कारण वो उस प्रकाश को परावर्तित करते हैं। और दूसरा भेद इसके अंदर ये भी है कि तारे जो होते हैं वो टिमटिमाते हैं, जबकि ग्रह जो है वो कभी टिमटिमाते नहीं है। ठीक है। अब देखिए, प्रत्येक ग्रह जो है वो एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाता है। आप देखिए कि हर जो ग्रह है, अगर हम के पथ की बात करें तो हर ग्रह का अपना एक पथ है, रास्ता है, मार्ग है, उसी के ऊपर ये जो है सूर्य के चारों ओर क्या लगा रहे? चक्कर लगा रहे। ठीक है। और एक चक्कर पूरा करने में जो समय है, सूर्य की एक परिक्रमा को पूरा करने में लगे समय को हम क्या बोलते हैं? उसका परिक्रमण काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिक्रमण काल। और ग्रहों की जैसे जैसे दूरियां बढ़ेगी वैसे वैसे परिक्रमण काल में क्या होती है? वृद्धि होती है। इस चित्र के अंदर बिल्कुल स्पष्ट है, आप देखिए कि सबसे जो निकट का ग्रह है वो कौन सा? बुध। और बुध का जो पथ है वो सबसे छोटा है, इसलिए इसको सूर्य का एक चक्कर लगाने में बहुत कम समय लगेगा। जबकि आप नेपच्यून को देख लो, नेपच्यून का पथ बहुत बड़ा है, तो इसको चक्कर लगाने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। ठीक है। तो इसको, ये जो एक चक्कर लग रहा है, इसको अपन क्या बोलते हैं? परिक्रमण काल बोलते हैं। अब देखिए, इन्होंने भी ये जो क्वेश्चन है, बच्चा पूछ रहा है कि भाई जानना चाहता हूँ कि सूर्य की परिक्रमा करते समय ग्रहों की टक्कर क्यों नहीं होती? टक्कर इसलिए नहीं होती क्योंकि वे सब अपने एक निश्चित पथ के ऊपर चक्कर लगा रहे हैं, और कभी भी एक का जो पथ है वो दूसरे के पथ को कभी क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है ना, ये पथ इस तरीके से नहीं है कि जो दूसरे को क्रॉस करते, इसलिए ये कभी टकराते नहीं है। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद में आप देखें, सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ ग्रह लट्टू की भांति अपने अक्ष पर भी घूर्णन करते हैं, और एक घूर्णन को पूरा करने में जो लगा समय होता है उसको बोलते हैं घूर्णन काल। यानी आप देखिए कि जो कोई भी ग्रह है वो पृथ्वी के चारों ओर या सूर्य के चारों ओर तो ऐसे तो चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन वे अपने अक्ष के ऊपर भी इस तरीके से क्या हो रहे? रोटेट हो रहे।
तो ये गति दो तरह की, एक परिक्रमण काल हो रहा है और एक घूर्णन काल। इन दोनों में आपको फर्क याद रखना है कि सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगा रहे हैं अपने अक्ष पर, अपने पथ के ऊपर, वो क्या है, परिक्रमण काल। और घूर्णन काल क्या है, अपने ही अक्ष पर चक्कर लगाने। आपने एक लट्टू को घूमते हुए देखा हो इस तरीके से, तो वो जो चक्कर लगा रहे हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोल रहे घूर्णन काल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ ग्रहों के उपग्रह भी, उपग्रह हम किसको बोलते हैं, वे आकाशीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाएंगे। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा किसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी के चारों ओर, तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। जिस ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाएंगे उसी का हम उसको क्या मानेंगे, उपग्रह मानते हैं। तो अपन मान सकते हैं कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का एक उपग्रह है। ठीक है, अतः हम इसे सूर्य का लेकिन अपन बोलते क्या है, इसको ग्रह बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए बहुत से मानव निर्मित उपग्रह भी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं और इन्हें कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। जिस तरीके से, तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। कैसा उपग्रह, क्योंकि वो मानव निर्मित नहीं है, लेकिन मानव ने भी अंतरिक्ष यान से कई ऐसे उपग्रह छोड़े हैं जो आज पृथ्वी के बाहर के और जो है क्या लगा रहे, चक्कर लगा रहे। तो इनके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे कौन कौन से उपग्रह है। अब देखिए आगे का जो ग्रह है वो है बुध ग्रह। कौन सा ग्रह है, बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है ये सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह। हमारे सौर परिवार का अगर सबसे छोटा ग्रह हम बोलेंगे तो कौन सा है, बुध। और सबसे पास में जो सूर्य की ग्रह है वो ये है और सबसे ज्यादा ये चमकीला है। ठीक है ना, अधिकांश समय तक सूर्य की चकाचौंध में छिपा रहने के कारण इसका प्रेक्षण करना बहुत कठिन होता है। ये जो है आपको आकाश में आसानी से दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ये सूर्य के इतना पास में चकाचौंध में ये रहता है कि अपन को दिखाई नहीं देगा। सूर्योदय से तुरंत पूर्व अथवा सूर्यास्त के तुरंत पश्चात इसे क्षितिज पर अपन देख सकते हैं, आकाश में अपन लोग इसको देख सकते हैं। और अगला जो ग्रह है वो है शुक्र ग्रह। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, याद रखना, बुध का कोई अपना उपग्रह नहीं। शुक्र ग्रह है वो पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, क्योंकि बुध है, बुध के बाद में आता है शुक्र और शुक्र के बाद में आता है पृथ्वी, तो ये पृथ्वी के बिल्कुल पास में है। तो सेकंड नंबर वाला जो ग्रह है वो कौन सा है, शुक्र ग्रह। ये भी पूर्व आकाश में सूर्योदय से पूर्व आपको दिखाई देगा। मतलब ये समझ लीजिए कि इसको सूर्योदय होने से रात का जो आपको प्रातः का तारा, प्रातः सुबह 4 बजे का, 3 या 4 बजे का टाइम होता है, उस टाइम ये अपन को दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए इसको प्रातः का तारा, इसको भोर का तारा भी बोलते हैं। शुक्र को क्या बोलते हैं, भोर का तारा या सांध्य तारा भी इसको बोला जाता है, जबकि ये तारा है नहीं लेकिन इसको नाम दिया गया है। ठीक है, शुक्र का भी अपना कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसकी अपने अक्ष पर घूर्णन गति कुछ असाधारण है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है, जबकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। अब देखिए पृथ्वी, अगला ग्रह कौन सा है, पृथ्वी। पृथ्वी सौर मात्र का ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन का अस्तित्व ज्ञात है और अभी तक जितने भी 9 ग्रह हैं वहां पर आगे अभी तक पूर्ण रूप से किसी भी ग्रह का पता नहीं है कि भाई वहां पर जीवन संभव है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जल और वायुमंडल होने के कारण ऐसी परिस्थितियां बनी हुई है कि यहाँ पर जीवन संभव हुआ है। अब देखिए अंतरिक्ष से देखने पर, अगर हम अंतरिक्ष से देखेंगे तो पृथ्वी के पृष्ठ पर जल तथा भूमि से प्रकाश के परावर्तित होने के कारण वह नीली और हरी प्रतीत होती है। ये चीज भी इम्पोर्टेंट है कि आपको अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी किस प्रकार की दिखाई देगी, तो आप कैसे दिखाई देगी, नीली और हरी। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत नहीं, इसका जो घूर्णन का अक्ष है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो कुछ एंगल पे क्या है, इस तरीके से एकदम यूं सीधी नहीं है, ये कुछ एंगल पे यूं टेढ़ी झुकी हुई है, इसलिए जो इसका अक्ष है वो बिल्कुल सीधा नहीं। ठीक है, और इसका अपने अक्ष पर झुकाव पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। और जितने भी ऋतुओं में जो परिवर्तन हो रहा है, सर्दी मौसम, बरसात का जो मौसम हो रहा है, वो इसी के कारण है। और पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, उसका नाम है चंद्रमा, ये याद रखना आप। अब देखिए ये यहाँ पर कुछ आपको पृथ्वी के बारे में दिया हुआ है। आप पृथ्वी के विषुवत वृत्त से परिचित है। विषुवत वृत्त के तल
को पृथ्वी का विषुवतीय तल कहते हैं। ठीक है, जैसे ये आपको दे दिया, ये विषुवत तल आपको दे दिया यहाँ से। ठीक है, और उससे पृथ्वी का वह तल जिससे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, सूर्य की जहां से वो परिक्रमा कर रही है वो क्या कहलाता है, उसका कक्षीय तल कहलाता है। और ये दोनों तल एक दूसरे से 23.5 डिग्री के एंगल पे, ये जो एंगल है कक्षीय तल और उसको झुके हुए हैं, यानी पृथ्वी का अक्ष है वो अपने कक्षीय तल से 66.5 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। तो पृथ्वी जो है बिल्कुल एकदम सीधी नहीं है, कुछ टेढ़ी है, झुकी हुई है, इस चीज को ध्यान रखना। अब देखिए अगला जो ग्रह है वो है मंगल ग्रह, जो पृथ्वी की कक्षा के बाहर का पहला ग्रह आता है, यानी पृथ्वी से बाहर निकलते ही हमें पहला जो ग्रह दिखेगा आगे की ओर वो कौन सा दिखेगा, ये बुध आ गया, शुक्र आ गया, पृथ्वी आ गया, फिर आता मंगल। और ये रक्ताभ लाल है, ये रेड कलर का ग्रह है, इसलिए इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। और मंगल के कितने उपग्रह है, 2 छोटे उपग्रह। अब देखिए यहाँ पर भी वैज्ञानिकों ने मंगल के ऊपर भी अपने ग्रह जो अपने अंतरिक्ष यान है वो भेजे हैं। तो ये मंगल क्षेत्र मिशन मंगलयान जो 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया गया था और 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचाया गया। पहला जो था ये मंगलयान था जो पूछा गया। इस प्रकार भारत ने अपने प्रथम प्रयास में ये इस कार्य को करने वाला है विश्व का पहला देश बना है। तो यहाँ पर मंगलयान कब छोड़ा गया था, इसकी डेट है वो आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में आता है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति जो है वो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे छोटा कौन सा था, बुध, और सबसे बड़ा कौन सा है, बृहस्पति। ये इतना बड़ा है कि अपने इसके अंदर हमारे जैसे 1300 पृथ्वी इसके अंदर समा जाए, इतना ये विशाल है, यानी पृथ्वी से 1300 गुना बड़ा है। और बृहस्पति का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का केवल मात्र 318 गुना है। और यह अपने अक्ष पर अत्यधिक तीव्र गति से घूर्णन करता है, यानी बहुत ज्यादा फास्ट जो है ये घूर्णन करता है। बृहस्पति के सबसे ज्यादा प्राकृतिक उपग्रह है, और ये प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं, 12। ये याद रखना आप लोग, बृहस्पति के 12 उपग्रह है। सबसे ज्यादा जो उपग्रह है वो बृहस्पति के, और चारों ओर इसके धुंधले वलय है और आकाश में अत्यधिक चमकीला प्रतीत होने के कारण अपन इसे आसानी से पहचान सकते हैं। और इसका प्रेक्षण दूरबीन की सहायता से भी किया जा सकता है। और इसके चारों ओर आपको इसके जो भी उपग्रह है वो भी अपन को दिखाई देते हैं। इसके बाद में आता है शनि। बृहस्पति के बाद कौन सा है, जो रंग में हल्का पीला प्रतीत होता है। और इस ग्रह के चारों ओर इसकी विशेषता है कि इसके चारों ओर इस तरह की एक रिंग बनी हुई है। क्या बनी हुई है, ग्रह के चारों ओर एक रिंग बनी हुई है। और ये वलय जो है आंखों से दिखाई, इसको छोटे जो दूरबीन होते हैं उनसे अपन को दिखाई दे सकते हैं। शनि के भी बहुत सारे प्राकृतिक उपग्रह है। ये बात, इसके बारे में एक रोचक बात ये है कि यह ग्रहों में सबसे कम सघन है। सघन मतलब बहुत ही हल्का ग्रह है, और इसका घनत्व जल से भी कम है। घनत्व इसका क्या होता है, पानी जो होता है पानी से भी कम, एकदम हल्का ग्रह है। ठीक है, इसके बाद में जो ग्रह आते हैं वो आते हैं यूरेनस और नेपच्यून। ये दोनों ग्रह है, ये आपके छोटे ग्रह, बाह्यतम ग्रह इनको माना जाता है। ये शुक्र की भांति यूरेनस भी पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है, और इसकी विलक्षण विशेषता इसका अत्यधिक झुका हुआ घूर्णन अक्ष है, जो कक्षीय गति करते समय अपने पृष्ठ पर लुढ़कता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, अब देखिए ये आपको कुछ जानकारियां दी हुई है सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल के जो प्रथम 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, अन्य 4 ग्रहों की तुलना में सूर्य के बहुत ज्यादा निकट है, इसलिए इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं। और आंतरिक ग्रहों के चंद्रमा बहुत कम होते हैं, यानी इनके उपग्रह बहुत कम है। जबकि बाहरी कक्षा मंगल के बाहर के जो है बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए इनको बाह्य ग्रह कहते हैं। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह क्या है आपको ये याद रखना है। ठीक है ना, ये टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करना है, कौन से आंतरिक ग्रहों में आते हैं और कौन से बाह्य ग्रहों में आते हैं। इसके बाद में आते हैं क्षुद्र ग्रह। ग्रहों के अतिरिक्त कुछ और भी ऐसे पिंड होते हैं जो इस सौर मंडल के सदस्य हैं। ये जो आपको बिल्कुल
हल्की सी पट्टी जो आपको ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है, इसको शूद्र ग्रह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शूद्र ग्रह। मंगल तथा बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति जो है, इन दोनों के बीच में छोटे छोटे पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और इनको अपन क्या बोलते हैं? शूद्र ग्रह। ये याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। शूद्र ग्रह कहाँ है? तो ये कौन से ग्रहों के बीच में? मंगल और बृहस्पति के बीच में। धूमकेतु, इसके बाद में अगला आता है धूमकेतु। धूमकेतु क्या है? ये भी हमारे सौर परिवार के सदस्य हैं, और ये अत्यंत पर्वतीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, परंतु इनका सूर्य का परिक्रमण काल सामान्यतः बहुत ज्यादा होता है। धूमकेतु जो होते हैं, ये क्या होते हैं? जिनको अपन पुच्छी तारे बोलते हैं। इनके सिर होता है, ये हेड है, और इसके पीछे एक लंबी सी क्या है, इस तरह की पूंछ होती है। पूंछ की आकार बढ़ती जाती है, और इस किसी धूमकेतु की पूंछ जो होती है वो हमेशा सूर्य से परे होगी। सूर्य से हमेशा क्या रहेगी? दूर। सूर्य के चारों ओर जब ये चक्कर लगाते हैं तो इनकी जो पूंछ है वो हमेशा क्या रहती है? दूर। ऐसे बहुत सारे धूमकेतु ज्ञात हैं, और निश्चित समय के बाद में, एक निश्चित टाइम के बाद में, ये लगातार क्या होते हैं? अपन को दिखाई देते हैं। एक धूमकेतु है जिसका नाम है हेलिका। क्या नाम है? ये इंपॉर्टेंट है, और ये 76 साल के अंतराल में दिखाई देता है। हर 76 साल के अंतराल में दिखाई देता है। तो सबसे पहले पिछली बार जो ये देखा गया था, ये 86 में देखा गया था। कब देखा गया? 86 में। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगली बार ये कब दिखाई देगा। अगले 76 साल आप 86 से काउंट कर लो तो आपको दिखाई देगा। अब देखिए, धूमकेतु के बारे में कई सारी अंधविश्वास के लोग बोलते हैं कि धूमकेतु का दिखाई देना बहुत जो है वो उसको जो है कहते हैं कि अच्छा नहीं माना जाता है। जैसे ये माना जाता है कि ये युद्ध, महामारी, बाढ़ के जो है सूचक है। तो ठीक है, धूमकेतु का दृष्टि गोचर होना, लेकिन ये केवल मात्र प्राकृतिक घटना है। इस प्रकार किसी भी प्रकार से इसका, इस तरीके की घटनाओं से, युद्ध से, भूकंप से, बाढ़ से इसका कोई लेना देना नहीं। इसके बाद में आते हैं उल्काएं और उल्कापिंड। उल्काएं और उल्कापिंड। एक कई बार आकाश के अंदर अपन को चमकीली सी धारियां दिखाई देती है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे मान लो कोई तारा टूट गया है। और इस तरह के जो टूटते तारे अपन को दिखाई देते हैं, वो वास्तव में क्या होती है? उल्काएं होती है, और जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाती है। और इनकी क्या होती है? चाल बहुत ज्यादा स्पीड से आती है, और वायुमंडल के घर्षण के कारण ये तप्त होकर जल उठती है, जिसके कारण ये जो अपन कैसे दिखती है? चमक के साथ शीघ्र ही वाष्पित हो जाती है। यानी चमकीली धारियां जो अपन को दिखाई देती है, ये कुछ इस तरह के जो उल्कापिंड होते हैं, ये जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण ये क्या होते हैं? बहुत ज्यादा गर्म होके वाष्पित हो जाते हैं, जिसके कारण से ये अपन को थोड़े टाइम के लिए ये क्या होते हैं? दृष्टिगोचर होते हैं। अब देखिए, कुछ उल्काओं का आकार वह इतनी बड़ी होती है कि वाष्पित होने से पूर्व ही ये पृथ्वी पर पहुंच जाती है, और वह पिंड जो पृथ्वी पर पहुंचते हैं ना, जो उनको अपन बोलते हैं उल्का पिंड। क्या बोलते हैं? उल्का पिंड। जब पृथ्वी किसी धूमकेतु की पूंछ को पार करती है तो उल्काओं के झुंड हमको दिखाई देते हैं, और उनको बोलते हैं उल्का वृष्टि। कुछ उल्का वृष्टि नियमित समय अंतराल पर हर वर्ष होती है। आप किसी वैज्ञानिक पत्रिका, इंटरनेट से इनके दिखाई देने के समय का पता लगा सकते हैं। तो आप इनके बारे में, उल्का वृष्टि के बारे में आप लोग पढ़ना, नेट से सर्च करना। इसके बाद में आते कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह मतलब ये मानव निर्मित उपग्रह है, और इनको क्या किया जाता है? पृथ्वी के बाहर छोड़ दिया जाता है, जिसको अपन सैटेलाइट्स बोलते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि जितना भी आजकल टीवी वगैरह जो चल रही है, जो आज की जो मॉडर्न टीवी आ गई, ये सब किस पे चलती है? ये सब सैटेलाइट के द्वारा चलती है। आपने वो ऊपर जो डिश टीवी वगैरह लगा रखी होती है, ये सिग्नल जो है कैच करती है उस सैटेलाइट से। तो ये सैटेलाइट क्या होता है कि पृथ्वी के अंतरिक्ष जो शालाएं होती है, वहां से पृथ्वी की कक्षा के बाहर इनको छोड़ दिया जाता है, और ये भी पृथ्वी के चारों ओर क्या लगाते? चक्कर लगाते। ठीक है, तो इनको अपन क्या बोलते? कृत्रिम उपग्रह या मानव निर्मित उपग्रह बोलते हैं। और भारत ने ऐसे कई कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण किया है। तो सबसे पहला जो कृत्रिम उपग्रह था उसका नाम था आर्यभट्ट। इसके अलावा इनसेट है, IRS है, कल्पना ई है, एजुसेट जो एजुकेशन से जुड़ा हुआ, शिक्षा से जुड़ा हुआ है,
तो कृत्रिम ग्रहों के बहुत सारे उपयोग भी है। मौसम की भविष्यवाणी ये क्या करते हैं कि ऊपर से सैटेलाइट के अंदर क्या होते हैं, कैमरे लगे होते हैं, तो ये मौसम जो बदल रहा है उसके ये क्या करते हैं, फोटोग्राफ्स इनके अंदर आते रहते हैं, और नीचे से इनका जो कनेक्शन है वो नीचे अंतरिक्ष शालाओं से होता है, कंप्यूटर से, वहां से ये फोटोज पिक्चर्स जो होती है, वीडियोज होती है, वो कैच कर ली जाती है। उससे मौसम की भविष्यवाणी हो सकती है। रेडियो और टेलीविजनों के जो सिग्नल्स है वो भी इन्हीं से जो है अपन को प्रेषित किए जाते हैं। यहाँ पर देखिए आपको एक सैटेलाइट का फोटो दिया हुआ है, कुछ सैटेलाइट्स दिए हुए हैं, और ये इस तरीके से जो है पृथ्वी के चारों ओर क्या लगाते, चक्कर लगाते हैं। तो आप सभी छात्र जो हैं इसके जो अध्ययन बिंदु है, आपने क्या सीखा, ये सभी आप कंप्लीट करेंगे। कल मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको समझाऊंगी। धन्यवाद।